हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में आज का टॉपिक हमारे पास बेसिकली है क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स को पढ़ने से पहले हमको किस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ऑपरेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स क्या है। जैसे मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है ना, और एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर्स फॉर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर हम सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं उसको हम समराइज़ करेंगे। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स को पढ़ने से पहले जैसे मैंने बताया आपको ऑपरेटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें। तो ऑपरेटर्स को हम सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, फिर हम समझेंगे डायनेमिकल वेरिएबल्स क्या होता है, आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या होती है। इन चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हमें इन डेप्थ नॉलेज होगी क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स की। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखो ध्यान से देखो, कितना गलत बात है कि 10 में से ना लगभग 6 लोग सब्सक्राइब ही नहीं किए। 60% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। 100 में से 60 लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और चैनल को देख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत गलत बात है। आपकी कोई क्वेरी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको सोल्व करने की। ठीक है ना, तो बिना समय गंवाए आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया हमको सपोज इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मोमेंटम पता करना है, एनर्जी पता करना है, समझ में आया, मुझे एंगुलर मोमेंटम पता करना है, स्पिन पता करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पार्टिकल की पता करनी है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हम पार्टिकल की पता कैसे करेंगे, कौन हमें इन इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएगा। तो बेसिकली हमने देखो प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, हमने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको स्क्रोडिंजर इक्वेशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, स्क्रोडिंजर इक्वेशन। और मैंने बताया था स्क्रोडिंजर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, फाई वेव फंक्शन होता है। क्या होता है, वेव फंक्शन। और ये वेव फंक्शन ही सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा उस पार्टिकल के बारे में, उस क्वांटम पार्टिकल के बारे में। कौन बताएगा, ये वेव फंक्शन ही सारी इन्फॉर्मेशन देगा। तो भाई क्या करना पड़ेगा फिर हमें इस वेव फंक्शन से इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए, इसका हम करेंगे ऑपरेशन। समझ में आया, क्या करेंगे, इसका ऑपरेशन चीरफाड़ की जाएगी भैया इसकी। देखो, तो इस वेव फंक्शन का हम ऑपरेशन करेंगे। इस वेव फंक्शन का ऑपरेशन कौन करेगा, ऑपरेटर करेंगे। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है ना, मैं एनालॉजी लेके आपको समझा रहा हूँ। तो इस वेव फंक्शन से हमें सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है, सब कुछ उगलवाना है इसे, इसका ऑपरेशन करेंगे। और ऑपरेशन कौन करेगा, ऑपरेटर करेगा। समझ में आई बात। ठीक है, तो मुझे इससे एनर्जी यदि चाहिए, इस वेव फंक्शन से क्या चाहिए, एनर्जी, तो मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगा। और कौन करेगा, एनर्जी का ऑपरेटर इसका ऑपरेशन करेगा। समझ में आई बात। ठीक है, तो कहने का मतलब देखो क्या है, यदि मेरे पास एक वेव फंक्शन है और मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो मैं उसका ऑपरेटर कर दूंगा। देखो ये मैंने ऑपरेट कर दिया, क्या कर दिया, ऑपरेट कर दिया। एनर्जी किस पर ऑपरेट कर दी, एनर्जी का ऑपरेटर। एनर्जी का ऑपरेटर को मैं लिखूंगा ऐसे, तो कैप लगा देते हैं हम। समझ में, जैसे मुझे मोमेंटम चाहिए तो मैं मोमेंटम के ऊपर कैप लगाऊंगा, तो ये मोमेंटम का ऑपरेटर बन गया। समझ में आया। और ये किस पर अप्लाई कर रहा हूं मैं, वेव फंक्शन पर, तो मुझे क्या देगा, मोमेंटम देगा। यहां मुझे क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। समझ में आई बात। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऑपरेटर्स का काम एक तरीके से बेसिकली ऑपरेशन करना ही होता है। ठीक है ना, अब देखो एक छोटा सा मैं एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूँ। देखो जैसे मेरे पास क्या होता है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt, ये तो होता है ना। तो ये क्या एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट पर क्या किया गया है, d/dt का ऑपरेशन किया गया। d/dt मैंने ऑपरेट कर दिया, किस पर ऑपरेट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट पर, और मुझे क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया। समझ में आया, तो ये क्या है, एक ऑपरेटर ही है। ठीक है, अब यदि मैं, तो ऑपरेटर ने क्या किया, x को किस में बदल दिया, वेलोसिटी में बदल दिया, यानी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में बदल दिया। समझ में, f एक फंक्शन था, g एक फंक्शन हो गया। समझ में, तो ऑपरेटर का काम क्या होता है, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में बदलना। ठीक है, अब यदि मेरे पास वेलोसिटी है, और यदि मैं फिर से इस पर d/dt करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। तो d/dt है क्या, d/dt एक तरीके से ऑपरेटर ही है। समझ में आया, जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में बदल देता है। ठीक है ना, तो मुझे क्या चाहिए थी, एक्सीलरेशन चाहिए था, तो मैंने वेलोसिटी पर क्या कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, और d/dt का, तो मुझे एक्सीलरेशन मिल गया। तो आइए हम अब अपना साइंटिफिक वे में पढ़ते हैं। तो ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर एक बेसिकली मैथमेटिकल रूल है जो फंक्शंस को ट्रांसफॉर्म करता है। क्या करता है, फंक्शंस को ट्रांसफॉर्म करता है दो तरीके से। पहला क्या है, देखो, ऑपरेटर ए एक्टिंग ऑन द फंक्शन ए मे चेंज द फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन। कहने का बात है, मान लो कोई ऑपरेटर ए है, ठीक है ना, और वो क्या करेगा, एक फंक्शन मान लो मेरे पास gx है। ठीक है, तो जब
पहले क्या होगा, मैंने जैसे अभी बताया ऑपरेटर क्या होता है, मैथमेटिकल रूल है जो फंक्शंस को ट्रांसफॉर्म करता है दो तरीके से। पहला तो ये कि एक फंक्शन है जी एक्स, उस पर मैंने जैसे कोई एक ऑपरेटर लगाया, उसने उसको दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर दिया, समझ में आया। और दूसरा ये क्या करता है ऑपरेटर, ऐसा भी हो सकता है वो उस फंक्शन को ना ट्रांसफॉर्म सेम फंक्शन में ही करे, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू हो, मान लो कोई कांस्टेंट हो, मान लो ए कोई कांस्टेंट हो गया, समझ में आया, ठीक है। तो ये है, तो ये ऑपरेटर का काम होता है, दो तरीके का काम ऑपरेटर करता तो फंक्शन को ट्रांसफॉर्म ही, समझ में आया। तो जी एक्स था तो दूसरे फंक्शन में किस में बदल गया, एफ एक्स में। यहाँ पे जी एक्स था, जी एक्स ही रहा, लेकिन एक मल्टीपल आ गया उसके सामने ए। लेकिन यदि मैं इस ओवरऑल को देखूँ ना, इस ओवरऑल को, ये पूरा ही एक अलग फंक्शन है जिसको मान लो मैं एच एक्स नाम दे सकता हूँ, समझ में आया। तो सिंपल सी एक ही डेफिनेशन है वैसे तो ऑपरेटर की। ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर इज वन विच ट्रांसफॉर्म वन फंक्शन टू अदर, बस एक सिंगल डेफिनेशन ध्यान रखो, समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या एक मैथमेटिकल रूल है जो फंक्शंस को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। तो पहला हम केस हम पढ़ेंगे कि जब वो दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर देता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक ऑपरेटर था ए, ऑपरेटर को जैसे मैंने बताया हम उसके ऊपर कैप लगा देते हैं, ए कैप, फाई पर ट्रांसफॉर्म किया और जाई फंक्शन मुझे मिल गया, ठीक है। आप कुछ भी नाम ले सकते हो, ये एफ एक्स ले लो और यहाँ पे ये जी एक्स में बदल गया, ठीक है ना। यहाँ मैंने फाई और जाई लिया, कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, समझ में आई बात। तो एग्जाम्पल आपसे यहाँ पे समझ सकते हैं। तो मान लो मेरे पास कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, जैसे मैंने बताया कुछ भी ले लो, इसको फाई ले लो, जाई ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब मैंने एक ऑपरेटर लिया, कॉन्स्टेंट मान लो सी है, ठीक है। देखो ए कैप एफ एक्स, तो ये ऑपरेटर मैंने लिया क्या, मान लो ऑपरेटर मेरे पास सी है, तो देखो मैंने यहाँ सी लिखा और फंक्शन मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 था, तो इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास ये आ गया। तो ये एक तरीके से पूरा एक अलग ही फंक्शन है जिसको मैंने जी एक्स माना। तो एफ एक्स जो था ना वो जी एक्स में बदल गया, ठीक है। अब मान लो कोई ऑपरेटर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ऑपरेटर, तो वो मैंने किस पर मल्टीप्लाई, वो किस पर अप्लाई किया, एफ एक्स पर। तो देखो ए कैप एफ एक्स, तो ए मेरे पास क्या एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर होगा, ये मेरे पास एफ एक्स होगा, ये रहा, ठीक है। तो जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास ये आ गया सिंपली, तो ये कोई अलग फंक्शन बन गया एच एक्स। तो ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर क्या करता है, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में बदलता है। तो ऑपरेटर समझ में आया डेफिनेशन एक तरीके से, ठीक है ना। दूसरा एक और एग्जांपल मैंने आपको बताया, अब मान लो डी बाई डी एक्स कोई ऑपरेटर है, तो वो डेरिवेटिव कंप्यूट कर देगा फंक्शन का। तो ए कैप एफ एक्स इज इक्वल टू, तो ए कैप क्या मानना मैंने, डी बाई डी एक्स है, तो डी बाई डी एक्स का फंक्शन मेरे पास क्या एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो देखो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आ गया, तो कॉन्स्टेंट है 2x आ गया, तो ये भी तो एक अलग फंक्शन है ना, समझ में आया। तो एफ एक्स पहले जी एक्स में बदला, एफ एक्स यहाँ एच एक्स में बदला, एफ एक्स यहाँ पे वाई एक्स में बदला। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या हो गई यहाँ पे, एन ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल रूल विच ट्रांसफॉर्म अ फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन। समझ में आ गई बात। तो एक फंक्शन से वो किसी दूसरे फंक्शन में बदल देता है। ये एक सिंपल सी एक लाइन की डेफिनेशन, आप कोई भी पूछे तो आप बता सकते हो, समझ में आया। ऑपरेटर्स जो है ना कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं या ऑपरेशन इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है डी बाई डी एक्स है, यहाँ ऑपरेशन इन्वॉल्व था और यहाँ पर ये सी कोई कॉन्स्टेंट आता है, या अल्फा ए बी सी डी जो भी नाम लेना आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो जो ऑपरेटर्स है ना कॉन्स्टेंट भी हो सकते हैं और दे माइट इन्वॉल्व ऑपरेशंस, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा केस क्या है, तो मैंने जैसे बताया दो तरीके से काम करता है। पहला मैंने बताया था एक ऑपरेटर जो होता है ना, पहला केस तो वो क्या करेगा, उस फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में बदल देगा, ठीक है ना, समझ में आया। या उस फंक्शन को सेम रखेगा लेकिन कोई मल्टीप्लिकेटिव होगा, समझ में आया, ठीक है। ये तो सेकेंड केस क्या है, एन ऑपरेटर एक्टिंग ऑन अ फंक्शन एफ एक्स मे लीव द फंक्शन अनचेंज्ड बट मल्टीप्लाई इट बाय अ कॉम्प्लेक्स और रियल कॉन्स्टेंट। तो ये जो है ना ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है या कोई रियल नंबर हो सकता है, ये कांस्टेंट रहेगा, समझ में आया। तो ये केस हम ऑलरेडी ऊपर मैंने आपको डिस्कस किया है, ये हमें पढ़ना है, ठीक है ना। देखो ऑपरेटर की डेफिनेशन तो सिंपली एक ही है, क्या, एक ऑपरेटर वो होता है, एन ऑपरेटर इज अ मैथमेटिकल रूल दैट ट्रांसफॉर्म्स अ फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन। समझ में आया। देखो यहाँ जैसे जी एक्स फंक्शन था, मैं यदि इसको लूँ ना तो ये भी एक ओवरऑल फंक्शन ही है मेरा, समझ में आया, ए एफ एक्स, ठीक है। अब ये देखो, तो जैसे यहाँ पे ए कैप एफ एक्स पे लाया, ए आ गया और एफ एक्स सेम फंक्शन रहा लेकिन एक मल्टीप्लिकेटिव के साथ, जहाँ पे ए कोई कांस्टेंट है जो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, रियल हो सकता है। अब ध्यान से समझो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एक, ठीक है ना। यदि ऐसा हो, ऐसा आ जाए, फंक्शन सेम आ जाए, समझ में आया,
ऑपरेटर यदि किसी फंक्शन पर अप्लाई करते हैं और वो सेम रह जाए मल्टीप्लिकेटिव के साथ, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर ए कैप। समझ में आया? वो क्या होता है, आइगन फंक्शन होता है ऑपरेटर का। अब यहाँ मैंने ए कैप लिया, आपकी मर्जी, आप ओ ले लो, ऐसे लिख सकते हो, ओ फॉर ऑपरेटर एफ एक्स, ये कोई कांस्टेंट मान लो, और ये मेरे पास है ना, ऐसे भी लिख सकते हो इस इक्वेशन को, ये आपकी मर्जी है। ए कैप लिखो, बी कैप, सी कैप, डी कैप, जो भी आपकी मर्जी है ये है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए मैंने लिखा है, या लैम्डा लिख लो, आप बी लिख लो, सी लिख लो, कोई कांस्टेंट आपकी मर्जी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो कांस्टेंट है ना, ये इसी को हम बोलते हैं आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर। समझ में आया? क्या बोलते हैं, आइगन वैल्यू। और ये जो आइगन फंक्शन है ना एफ एक्स, इसको आइगन वेक्टर भी बोला जाता है। जब मैं आपको उसको मैट्रिक्स फॉर्म में पढ़ाऊंगा आगे चल के ना, जब हम कैट ब्रा की फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से। मान लो एक ऑपरेटर हो गया एफ, ए कैप, वो किसी फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो वो मान लो किसी दूसरे फंक्शन में बदल जाता है इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में भी मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा जब हम क्वांटम मैकेनिक्स सेकंड पढ़ेंगे। समझ में आया? ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें बेसिक जैसे ये है, इस फॉर्म में भी हमें चीज़ें आनी चाहिए। तो ये जो पूरा एक इक्वेशन है ना, इसी को हम आइगन वैल्यू इक्वेशन बोलते हैं, इस कांस्टेंट को आइगन वैल्यू बोलते हैं, और फंक्शन को आइगन फंक्शन या आइगन वेक्टर बोलते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, हम यहाँ एग्जाम्पल देखें अब यदि अपना, तो मान लो मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, ए कैप इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, एक ये ले लिया और एक फंक्शन ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखो द ऑपरेशन ऑफ ए कैप ऑन एफ एक्स, वो फाई एक्स, तो देखो ऑपरेशन देखो इस पर, तो ए तो मेरे पास डी बाई डी एक्स है, फंक्शन मेरे पास ये है। जब मैंने इसको डिफाइन वो डेरिवेटिव किया तो सिंपली ये आएगा, ये तो -4 हो गया, और ये मेरे पास फाई एक्स था, तो एक्चुअली में ये आ गया ना, ए कैप फाई एक्स इज इक्वल टू -4 फाई एक्स। समझ में आ गया? देखो फंक्शन सेम रहा नहीं रहा फंक्शन, समझ में आया? फंक्शन सेम रहा, तो ये मेरे पास क्या है, आइगन वैल्यू इक्वेशन है। ये क्या है, आइगन वैल्यू फंक्शन है, और -4 क्या होगा, आइगन वैल्यू होगी, आइगन वैल्यू एसोसिएटेड विद द आइगन फंक्शन, दिस वन। समझ में आ गई बात? ठीक है ना, लैम्डा है, इसको हम बेसिकली आइगन वैल्यू को लैम्डा से लिखते हैं, आपकी मर्जी, एक कोई कांस्टेंट से भी लिख सकते हैं बेसिकली, लेकिन लैम्डा से लिखते हैं, ठीक है ना, लैम्डा हो गया मेरे पास। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। एक होता है डायनेमिकल वेरिएबल। अब ये डायनेमिकल वेरिएबल्स क्या है, देखो डायनेमिकल वेरिएबल्स वो वेरिएबल जो समय के साथ बदलते हैं उनको डायनेमिकल वेरिएबल्स बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ध्यान से समझो, देखो जो स्टेट होती है ना सिस्टम की या पार्टिकल की, उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कुछ मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी से, जिनको हम मेजर कर सकते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी से। समझ में आया? जैसे पोजीशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी, स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम। मेरे पास कोई सिस्टम है, समझ में आया? ये कोई क्वांटम सिस्टम हो गया या पार्टिकल हो गया। अब इसको मुझे डिस्क्राइब करना है, क्या करना है मुझे, इसको डिस्क्राइब करना है, भाई कैसा सिस्टम है, क्या है। तो मुझे इसकी पोजीशन पता हो, यदि इसकी मुझे वेलोसिटी पता हो, मोमेंटम पता हो सिस्टम का, एनर्जी पता हो सिस्टम की, स्पिन पता हो पार्टिकल की या सिस्टम की, एंगुलर मोमेंटम पता हो पार्टिकल का या सिस्टम का, तो मैं इनको पार्टिकल को या सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। समझ में आया? तो ये जो मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटीज है ना, इन्हीं को हम डायनेमिकल वेरिएबल्स बोलते हैं। दीज मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डायनेमिकल वेरिएबल्स या ऑब्जर्वेबल्स। समझ में आया? इनको हम मेजर्ड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेबल्स बोलते हैं, या फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स भी बोल देते हैं, है ना। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखना, ठीक है। कोई डाउट है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो ये पॉइंट ध्यान रखो, एवरी फिजिकल ऑब्जर्वेबल, जितने भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल है, जैसे पोजीशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी, स्पिन, एंगुलर मोमेंटम, इन क्वांटम मैकेनिक्स इज एसोसिएटेड विद एन ऑपरेटर दैट एक्ट्स ऑन द वेव फंक्शन। समझ में? हर एक के साथ एक ऑपरेटर एसोसिएटेड होता है। अब कहने का मतलब देखो क्या, देखो ये मेरे पास क्या है, 5 वेव फंक्शन। अब मैंने बताया था इसका हम क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, और सारी जानकारी हमें यही देगा। मान लो मुझे पोजीशन चाहिए, तो पोजीशन क्या है, ऑब्जर्वेबल है, डायनेमिकल वेरिएबल है, तो इसके साथ एक ऑपरेटर होगा, तो पोजीशन क्या होगा, एक्स, तो इसका जो ऑपरेटर होगा उसको हम एक्स कैप से लिखेंगे। तो ये ऑपरेटर जब मैं लगाऊंगा तो मुझे क्या दे देगा, वो पोजीशन दे देगा। तो एक्स कैप मैं जब लगाऊंगा, ऑपरेशन कर दूंगा इस ऑपरेटर की मदद से, किसका, फाई का, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगी। समझ में? वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। मोमेंटम है, मोमेंटम में मेरे पास यदि है तो मोमेंटम तो पी से लिखते हैं, लेकिन देयर इज एन व्हाट, ऑपरेटर एसोसिएटेड विद मोमेंटम, जिसको हम पी कैप से बोलते हैं। समझ में आई बात? तो ये ध्यान रखना। तो मुझे मोमेंटम चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पी कैप लगा दूंगा, ठीक है ना। तो मोमेंटम के साथ एक ऑपरेटर एसोसिएटेड है,
एनर्जी है, तो एनर्जी एक डायनेमिकल वेरिएबल, तो इसके साथ एक ऑपरेटर होगा आई कैप, ठीक है ना। तो एवरी फिजिकल वेरिएबल के साथ एक ऑपरेटर एसोसिएटेड होता है, समझ में आया, ठीक है ना। और उस ऑपरेटर को जब हम वेव फंक्शन पर लगाते हैं तो हमें कोई दूसरा फंक्शन मिलता है, समझ में आ गया। ये ऊपर मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। कोई डाउट है? या सेम फंक्शन भी मिलता है, लेकिन जनरल डेफिनेशन तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया था, ध्यान हो यदि आपको, ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, एवरी फिजिकल ऑब्जर्वेबल इन क्वांटम मैकेनिक्स इज एसोसिएटेड विद एन ऑपरेटर दैट एक्ट्स ऑन द वेव फंक्शन, ये पोस्टुलेट है क्वांटम मैकेनिक्स का। क्या है? पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। मैं आपको पोस्टुलेट भी पढ़ाऊंगा क्वांटम मैकेनिक्स। तो बहुत सारे पोस्टुलेट होते हैं, 7-8 पोस्टुलेट होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, जिन पर क्वांटम मैकेनिक्स वर्क करता है। उनमें से एक पोस्टुलेट ये भी है, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बेसिक जो ऑपरेटर होते हैं ना, क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर एसोसिएटेड विद पोजीशन एंड मोमेंटम वेरिएबल्स आर डिफाइंड एज फॉलो, ये होते हैं। अब ये आए कहाँ से, ये मैं आपको डेराइव कराऊंगा, बेफिक्र रहिए, लेकिन बेसिक यही है, इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से ना हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, समझ में आया? मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। तो जो एक्स कैप होता है वो एक्स आ जाता है, और जो मोमेंटम होता है एक्स डायरेक्शन में, उसका ऑपरेटर माइनस आई एच का डेल बाई डी एक्स होता है, ठीक है ना। मैं बताऊंगा आपको कैसे आया है, ठीक है, बेफिक्र रहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये इनको आप दोनों को ध्यान रखो, क्योंकि हमें कोई ऑपरेटर कंस्ट्रक्ट करना है ना। देखो इंपॉर्टेंट, कोई ऑपरेटर को हमें कंस्ट्रक्ट करना है ना किसी डायनेमिकल वेरिएबल का, तो आपको कुछ नहीं करा, उसका क्लासिकल एक्सप्रेशन लिखो सबसे पहले। क्या लिखो? क्लासिकल एक्सप्रेशन। जैसे मैं एनर्जी का मुझे ऑपरेटर बनाना, तो मैं एनर्जी को क्लासिकल फॉर्म में क्या लिखूंगा? p² अपॉन में 2m प्लस के पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आ गई बात? अभी वी लिखता हूँ मैं खाली, ठीक है। तो ये मेरे पास तो क्लासिकल एक्सप्रेशन लिख लिया। मुझे इसका ऑपरेटर बनाना, समझ में आया? तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, उस क्लासिकल एक्सप्रेशन को सबसे पहले आप पोजीशन और मोमेंटम में तोड़ लो। समझ में आया? किस में तोड़ लो? पोजीशन और मोमेंटम में बना लो। फिर उनको रिप्लेस कर दो विद देयर कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेटर। कहने का मतलब है उस क्लासिकल एक्सप्रेशन को ना आप पोजीशन और मोमेंटम में तोड़ लो, और फिर वहां पर इन पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर को लगा दो, तो वो ऑपरेटर मिल जाएगा। जैसे मेरे पास एनर्जी का केस है, ठीक है। तो मान लो, देखो पोटेंशियल को मान लो मैं और किसी टर्म में तोड़ नहीं पा रहा, तो वी को वी रखेंगे, तो ये मेरे पास पोटेंशियल ऑपरेटर आ जाएगा। मोमेंटम में ये ऑलरेडी है ही है, तो p² अपॉन में 2m आ जाएगा। समझ में आया? तो देखो एनर्जी का ऑपरेटर बन गया। तो किसी का भी ऑपरेटर बनाना हो तो उस एक्सप्रेशन को हम पोजीशन और मोमेंटम में तोड़ लो, फिर उन दोनों को उसमें लिख दो, तो मेरे को ऑपरेटर मिल जाएगा। समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट है? हो सकता है आपके पास, मान लो एज्यूम करो मेरे पास एनर्जी का ये फॉर्म है, एज्यूम करो पोटेंशियल एनर्जी 1/2m ओमेगा स्क्वायर x², ये आ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या करूँगा, देखो p² अपॉन में 2m, मोमेंटम आ गया 1/2m ओमेगा स्क्वायर, ये एक्स कैप स्क्वायर। देखो सारा मोमेंटम और पोजीशन में लिख लिया, और ये मेरे पास आई कैप आ गया। समझ में आ गई बात? तो ये है, तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आप कोई भी ऑपरेटर, बस आपको उसको पोजीशन और मोमेंटम में तोड़ लो, फिर उनको लिख दो। अब देखो कुछ क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, हम उनको बनाएंगे, ठीक है ना। तो लेट अस नाउ एक्सप्लेन हाउ टू कन्वर्ट डायनेमिकल वेरिएबल्स इनटू देयर कोरस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने अभी ऊपर आपको बताया, कैसे डायनेमिकल वेरिएबल्स को हम क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स में बदलते हैं, ठीक है ना। समझ में आया? लेकिन अब थोड़ा सा हम हर एक को अब एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करो, वेव फंक्शन कंसीडर कर लो। मान लो एक 1 डायमेंशनल मोशन है पार्टिकल का, जिसका मास m है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसके पास मोमेंटम p है, एनर्जी है। तो वेव फंक्शन क्या होगा उस पार्टिकल का? ये होगा। समझ में? ये वेव पैकेट होता है ना। समझ में? आपको ध्यान हो यदि तो ये आ गया हमारे पास। तो ये जो वेव फंक्शन है ना उस पार्टिकल का, ये सारी इंफॉर्मेशन देगा। किसकी इंफॉर्मेशन देगा? पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो आइए हम इस पहले निकालते हैं मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। तो इस वेव फंक्शन का हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा ना। ऑपरेशन कौन करेगा? ऑपरेटर करेगा। तो हमें चाहिए मोमेंटम, तो हम मोमेंटम ऑपरेटर अप्लाई करके मोमेंटम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट करो फाई को विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, अभी यहाँ ध्यान से रखो, डेल फाई बाय डेल एक्स किया मैंने, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो देखो और तो सारी चीज़ सेम रहेगी, 1/√2π क्योंकि कॉन्स्टेंट है, माइनस ये और ये आई के एक्स माइनस के ओमेगा टी डी के, ठीक है ना। देखो ये तो कांस्टेंट हो गया, एक्स मेरे पास इसी में है, तो जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आई क्या आ जाएगा आगे ना, और
एक्सपोनेंशियल का तो सेम रहता है, ये आ गया। तो यदि आप ये टर्म देखो, ये तो मेरे पास सिंप्लीफाई है, तो डेल फाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू आई के, ये आ गया मेरे पास फाई। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब देखो, तो डेल फाई बाई डेल एक्स एक तरीके से ऑपरेटर का ही तो काम कर गया है ना, ये कोई कांस्टेंट कोई रियल नंबर हो गया मेरे पास, समझ में आया? अब मैं दोनों साइड क्या करता हूँ, माइनस आई एच कट की मल्टीप्लाई करता हूँ। भाई क्यों करूँ, अभी देखो आपको पता चल जाएगा हमने ऐसा क्यों किया। भाई कांस्टेंट है तो क्या कर सकते हैं, आई एच कट, तो मेरे पास ये एच कट के फाई आ जाएगा, है ना। देखो माइनस आई की मल्टीप्लाई करेंगे, आई इंटू आई -1 देगा, एक ऑलरेडी माइनस था तो प्लस हो जाएगा, एच कट आ गया, है ना। एच इसकी मल्टीप्लाई कर दे, दोनों साइड की आ गया। कोई डाउट है? अब देखो, ये तो मोमेंटम होता है नहीं होता है मोमेंटम, ये मोमेंटम होता है। अब मेरे पास आई एच कट डेल बटे में डेल एक्स फाई, तो ये एक तरीके से ऑपरेटर हो गया नहीं होगा। अब ये ऑपरेटर किस पर ऑपरेशन कर रहा है, वेव फंक्शन पर, समझ में आया? उस वेव फंक्शन पर ऑपरेट कर कर मुझे क्या मिल गया, मोमेंटम, और ये वेव फंक्शन एज इट इज रहा, है ना। ये वही तो फॉर्म आ गई। तो यदि आपको ध्यान हो, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ठीक है ना, जब मैं आपको ऑपरेटर पढ़ा रहा था, कोई डाउट है? तो मेरे पास एक्चुअली में एक्स डायरेक्शन में था, तो एक ऑपरेटर था ये जो फाई पर एक्ट किया तो मुझे मोमेंटम दे गया, समझ में आया? फाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में, सॉरी। तो ये हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। ये मैंने अच्छे से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आइगन वैल्यू इक्वेशन है, एक्स कंपोनेंट है मोमेंटम का, तो पी कैप एक्स जो ये है ना हमारे पास, ठीक है ना, ये तो हो गया क्या, मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। ये आइगन फंक्शन हो गया, फाई क्या हो गया, आइगन फंक्शन, और पी क्या हो गया, ये आइगन वैल्यू हो गई कोरस्पॉन्डिंग टू द ऑपरेटर। समझ में आई बात? कोई डाउट है? अब बात करते हैं 3 डायमेंशन में। तो देखो 3 डायमेंशन में तो ये लिख लेंगे ना, है ना, डेल फाई आ जाएगा 3 डायमेंशन में लिखना होगा तो, ठीक है ना। तो y में लिखना हो, y कंपोनेंट लिखना हो तो माइनस आई एच कट डेल वाई बाई डी ए, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एच कट अपॉन में आई डेल बाई डी, माइनस आई कट को ना हम 1 अपॉन आई लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये है, 3 डायमेंशन में लिखना होगा तो मेरे पास ये आ जाएगा सिंपली, या मैं इसको थोड़ा सा ना आपको और तोड़ के बता देता हूँ, ये आएगा, ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप है ना, 3 डायमेंशन में यदि लिखना हो तो। समझ में आई बात? बात करते हैं हम एनर्जी ऑपरेटर की। एनर्जी ऑपरेटर देखो क्या होता है, तो फाई को ही ना, जो मेरे पास वेव फंक्शन था, इसी को ना टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो हमारे पास ये है वेव फंक्शन था सिंपली, ये है। तो देखो जब मैं इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, और टर्म तो देखो और तो एज इट इज रहेगा, है ना, तो मेरे पास माइनस का आई ओमेगा आ गया जाएगा, है ना, और ये फाई रहेगा, ठीक है। कोई डाउट है? अब देखो दोनों साइड आई एच कट की मल्टीप्लाई कर दो, तो जब मैं आई एच कट दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये एच कट ओमेगा फाई आएगा, और एच कट ओमेगा या एच म्यू में, म्यू क्या होता है, एनर्जी होता है, ये तो एनर्जी हो गया, ठीक है ना। और ये किस पर अप्लाई किया था, ऑपरेट किया था वेव फंक्शन पर, ये मेरे पास एनर्जी ऑपरेटर हो गया, और ये मेरे पास फाई हो गया। समझ में आई बात? तो जब मैंने ऑपरेशन किया इसका ऑपरेटर की मदद से, एनर्जी के ऑपरेटर की मदद से, तो मुझे एनर्जी मिलेगी। समझ में आया बात? ठीक है, तो ये ध्यान रखो। तो ये जो एनर्जी ऑपरेटर है ना, यहाँ पे जो एनर्जी दे रहा है, ये टाइम के रेस्पेक्ट में है ना, आई एच कट डेल फाई बाई डी टी। समझ में आया? तो एनर्जी ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ टाइम डेरिवेटिव है, ये फाई मेरे पास आइगन फंक्शन हो जाएगा, और एच कट ओमेगा ये क्या आइगन वैल्यू है कोरस्पोंडिंग ऑपरेटर की, ठीक है। समझ में आई बात? बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की। अब देखो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर निकालना बहुत आसान है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का हम क्लासिकल एक्सप्रेशन लिख लो, काइनेटिक एनर्जी टी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m। तो ऑपरेटर की फॉर्म में क्या होगा, टी कैप, ये हो जाएगा सिंपली, मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्ट करना मोमेंटम की फॉर्म में। अब देखो हम पी हमारे पास क्या होता है, ठीक है ना, तो देखो पी कैप क्या होता है, माइनस आई एच कट डेल फाई, है ना, और इस स्क्वायर क्या होगा इसका, सिंपली हमारे पास देखो माइनस आई और माइनस, ये तो मेरे पास माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर होगा, ठीक है ना, तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर हो गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी देखना हो एक्स उसमें यदि मुझे एक ही डायमेंशन में लिखना हो तो मेरे पास माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल फाई डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया?
ठीक है, तो लैप्लासियन ऑपरेटर हो गया ये। तो काइनेटिक एनर्जी देखो कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। तो एक डायरेक्शन में कहने का मतलब मेरा यहाँ पे है, मतलब पार्टिकल वैसे उसी उसमें चल रहा है तो वहीं होगी काइनेटिक एनर्जी, वो डायरेक्शन में नहीं होगी, तो सिंपली मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। और नहीं तो इसको हम माइनस एच कट अपॉन में 2m डेल स्क्वायर बटे में डेल आर स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की, ठीक है, या मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, मैं आपको बता ही देता हूँ, है ना, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो एक्स मतलब एक डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है तो हम ऐसे लिखेंगे, है ना। मान लो तो और केस है तो हम देखो ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी लिखेंगे, समझ में आया, ठीक है। ये लैप्लासियन ऑपरेटर है, आई कैप जे कैप के कैप नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखना है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। बात करते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। देखो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है ना वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब एनर्जी का ऑपरेटर तो हमने ऊपर भी पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है, लेकिन वो हमने टाइम के रेस्पेक्ट में देखा था, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन जो होता है हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, टोटल एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर की फॉर्म में मुझे लिखना होगा तो मैं इसको ऑपरेटर की फॉर्म में सिंपली लिखूंगा। और यहाँ पे देखो ये मैंने अभी ऊपर निकाला ही है, काइनेटिक एनर्जी आपको पता ही है ना। और ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर जो होता है ना, बेसिकली वी कैप इज इक्वल टू वी लिखते हैं, ठीक है ना। तो वे पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन हो गया डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का ये वो आ गया, ओहो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर मेरे पास सिंपली ये है, ठीक है ना, निकालना बहुत ज़्यादा आसान है। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर सेंट्रल रोल प्ले करता है टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रूडिंजर इक्वेशन में। तो यदि आपको ध्यान हो हमने जो टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रूडिंजर इक्वेशन निकाली थी ना, तो वो यही तो निकाली थी, मैं एक डायमेंशन में लिख ला माइनस एच कट स्क्वायर, हमने ये निकाली थी यदि आपको ध्यान हो। ये जानते हो क्या लिखी है मैंने, टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रूडिंजर इक्वेशन ही लिखी है ना, समझ में, एक डायमेंशन में। और यही क्या होता है मेरे पास, हैमिल्टोनियन होता है। ये जब वेव फंक्शन पर एक्ट करता है तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है ना, समझ में। ऊपर हमने टाइम के रेस्पेक्ट में एनर्जी निकालना सीखा था, एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है ना। ऑपरेटर्स फॉर एंगुलर मोमेंटम, यदि हम बात करें एंगुलर मोमेंटम की तो देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो एंगुलर मोमेंटम क्लासिकल उसमें क्या लिखेंगे, L इज इक्वल टू आर इंटू पी, समझ में आया, कोई डाउट है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको यदि हर उसमें तो ऑपरेटर की फॉर्म में तो बेसिकली ऐसे लिखना पड़ेगा, समझ में आया, ऑपरेटर की फॉर्म में तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म इसको ना हर एक कंपोनेंट में यदि मुझे लिखना हो तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिखूंगा, आई कैप जे कैप के कैप, आर को एक्स वाई जेड और पी को पी एक्स पी वाई पी जेड, समझ में आया। अब ये वेक्टर फॉर्म उसमें ऑपरेटर की फॉर्म में नहीं लिखा, सिंपली मैंने वैसे लिखा है, ठीक है। अब देखो मुझे यदि एक्स कंपोनेंट चाहिए मोमेंटम का तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, ये ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, है ना, आई कैप, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, वाई से पी जेड ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, तो वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, समझ में आया। तो ये आई कंपोनेंट आ गया मेरे पास। तो ये आप बचपन से कहने का मतलब 12th क्लास में आप इसको सोल्व करना आप जानते हो, मैट्रिक्स फॉर्म में डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम किस तरीके से लिखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम के ना एल एक्स कंपोनेंट, वाई का एल वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट हम आसानी से लिख लेंगे। इसको देखो याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है, इससे ना सीधा इसको ना करके हम देखो कैसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, एक्स था तो अब यहाँ वाई आएगा, फिर जेड, फिर माइनस लगाओ, फिर यहाँ उल्टा कर। तो अब जैसे मेरे को वाई चाहिए, है ना, देखो ऐसे सब, चलो एक्स वाई फिर जेड, फिर एक्स वाई जेड, फिर जेड से फिर एक्स, ऐसे चलना है। देखो मेरे को एल वाई चाहिए तो वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, मैं यहाँ जेड लिखूंगा, ठीक है ना। जेड के बाद क्या आता है, एक्स आता है, तो पी एक्स हो गया माइनस। अब यहाँ मेरे को उल्टा कर देना है, एक्स पी जेड, समझ में, देखो ये आ गया। मेरे को जेड कंपोनेंट चाहिए तो जेड के बाद क्या आता है, जेड के बाद एक्स आता है, तो एक्स के बाद क्या आता है, वाई, तो ये पी वाई होगा, यहाँ उल्टा कर दो, समझ में आया। तो देखो याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है, कोई टिपिकल नहीं है। अब देखो यदि आपको ध्यान हो, मैंने आपको ऊपर बताया था हम क्या करेंगे, क्लासिकल टर्म्स में लिख के ना, देखो पोजीशन और मोमेंटम के टर्म्स में लिख दिए सारे। अब कुछ नहीं करना, हम इनके ना ऊपर कैप लगाएंगे ताकि इनको ऑपरेटर बना सके। तो जैसे मुझे ये कंपोनेंट चाहिए तो मैं एल एक्स के ऊपर कैप लगाऊंगा, ऑपरेटर बन गया। वाई पी के ऊपर कैप लगाऊंगा, ये समझ में आया, जेड, और ये समझ में आया, बन गया ऑपरेटर। तो ध्यान से देखो, वाई का तो वाई आ जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। देखो पी कैप जेड ऐसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है अभी, और ये जेड और ये पी कैप वाई,
ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मैं आपको करके बता देता हूँ। देखो एल कैप एक्स इज इक्वल टू, देखो वाई, अब देखो पी की कैप जेड को क्या लिखूंगा, माइनस आई एच कट डेल वाई बाई डेल जेड, सिंपली। फिर यहाँ ये माइनस है, माइनस लगाऊंगा, ये जेड है, जेड इट इज, इसको क्या लिखूंगा, माइनस आई एच कट डेल वाई बाई डेल, ये आ गया समझ में। माइनस आई एच कट यहाँ भी, माइनस आई एच कट यहाँ भी, इसको मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है ना। तो वाई डेल वाई बाई डेल जेड माइनस जेड डेल वाई, ये आ गया, ठीक है ना। तो एक्स कंपोनेंट आ गया मेरे पास, एंगुलर मोमेंटम का ऑपरेटर है ये। तो देखो ये आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम और सारे निकाल सकते हैं। अब देखो याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है, जैसे मैंने बताया, आप कुछ मत करो, देखो सिंपली देखो एल के ऊपर वाई लगाओ, मुझे चाहिए माइनस आई एच कट, ये ध्यान रखना है। अब देखो वाई के बाद क्या आता है, जेड, तो यहाँ जेड आएगा, है ना। अब फिर जेड के बाद आता है एक्स, तो ये माइनस है। अब यहाँ उल्टा कर दो, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली हो गया। देखो मोमेंटम की फॉर्म में हमने लिख लिया, वो ऑपरेटर की फॉर्म में हमने लिख लिया, समझ में आई बात, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इज गिवन बाय, जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया आपके लिए, ये क्या चीज़ है, हम और इसको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम लिख सकते हैं, वो हम चीज़ें आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए बस आपको इतना ही जानना है, समझ में आ गई बात, ये आप ध्यान रख सकते हो। तो ये था हमारे लिए ऑपरेटर का केस, समझ में आया। अब हम पूरी चीज़ें समराइज़ कर देते हैं जो जो हमने पढ़ा है। तो देखो मोमेंटम ऑपरेटर ये होता है हमारे पास, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखना हो तो ये एक्स फॉर्म आ गई, ये वाई फॉर्म आ गई, ये जेड फॉर्म आ गई, ठीक है। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर पढ़ा, तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर हो गया। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर मैंने आपको अभी बताया ही है, ठीक है। स्क्वायर ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर हमारे पास ये हो गया, ठीक है। पोजीशन ऑपरेटर आर कैप इज इक्वल टू आर, ये होता है। और ये मेरे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया, समझ में आया, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें सिंपल है, टिपिकल नहीं है। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर में हम ऑपरेटर्स को फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। आज हमने ऑपरेटर के बारे में जाना, ऑपरेटर क्या होता है। अगली क्लास में हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ऑपरेटर्स की, ठीक है ना। फिर और अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज़ तो जैसे मैंने बताया पढ़नी है, प्रॉपर्टीज़ के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा पैरिटी ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है ना। हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है ना। प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होता है, तो अलग अलग ऑपरेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, मिलता है अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।